ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मधुर यादव। नमस्कार। उम्मीदों का आसमां बहुत बड़ा होता है। हम सब अपने अपने सपनों में रंग भरने की लगातार कोशिश भी करते रहते हैं। सपने जो हमें सोने नहीं देते, सपने जो हमें कुछ बेहतर करने को प्रेरित करते हैं। कोविड संकट के इस दौर में बहुत सारे सपने अधूरे रह गए हैं और वो साकार नहीं हो पाए हैं। सोचना, समझना और अपने सपने को सच करने के लिए आगे बढ़ना एक अच्छी रणनीति है। अब देखिए ना, जब संकट बड़ा है, राह कठिन है, संघर्ष लंबा है, ऐसे में संयम का महत्व बढ़ जाता है। धैर्य रखिए, हड़बड़ाइए नहीं, हताश और निराश भी मत होइए। उम्मीदों का सूरज बहुत जल्द निकलने वाला है, क्योंकि कोविड वैक्सीन पर अच्छी खबरें जो आने लगी हैं। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन आंदोलन से भी जरूर जुड़िए। उससे जुड़ने के लिए बस आपको करना ये है कि आप जहां भी जाइए मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और अपने हाथ और मुंह को बार बार साफ करते रहिए। आप कोविड-19 से सतर्क रहें, जागरूक रहें। इसीलिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर मधुर यादव। डॉक्टर मधुर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते सर। इससे पहले कि डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। डॉक्टर मधुर, आज लगातार 11वां दिन है जब भारत में कोरोना के जो मामले हैं वो 50,000 से कम आए हैं। ये किस तरह का संकेत है? क्या भारत में कोरोना का पीक आकर खत्म हो गया और अब मामले धीरे धीरे कम हो रहे हैं और समाप्त हो जाएंगे? देखिए, ऐसा है कि ये तो एक इस बीमारी का एक फेज है कि आपको 10-15 दिनों तक धीरे धीरे केसेस कम होते चले जाते हैं। फिर इसके बाद जब दोबारा केसेस आने शुरू होते हैं, केसेस बढ़ने शुरू होते हैं, तो ये होता है कि हमने रेस्ट्रिक्शंस लगाई, हमने अच्छी तरह जन आंदोलन को फॉलो किया, मास्क लगाया, हाथ अपने धोते थे, लगातार इधर उधर नहीं छुआ, तो धीरे धीरे ये केसेस कम होते जाते हैं और लगता ये है कि हाँ, कोरोना की जो एक पीक आई थी वो खत्म हो गई है। लेकिन जैसे रेस्ट्रिक्शन खुलते हैं, सब होना शुरू होता है, तो धीरे वो केसेस दोबारा बढ़ना शुरू होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब है कि हम लोग सक्सेसफुल रहे हैं, काफी टेस्टिंग करके, काफी सर्वेलेंस करके और अच्छा ट्रीटमेंट करके धीरे धीरे केसेस कम हो रहे हैं। जी, यहाँ पर एक और चीज आपसे समझने की कोशिश करेंगे। राजधानी दिल्ली की स्थिति भारत के दूसरे हिस्सों से इस समय थोड़ी अलग है। यहाँ मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और लोगों में एक ढंग का डर सा बैठ गया है डॉक्टर मधुर। जैसे कि समाचार चैनलों पर खबरें आ रही हैं कि आईसीयू बेड सरकार बढ़ा रही है, कोविड बिस्तरों की संख्या बढ़ा रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो कोरोना पॉजिटिव हो गए तो दिल्ली में तो उनको इलाज के लिए बेड ही नहीं मिलेंगे। डॉक्टर्स की बहुत कमी है क्योंकि मरीज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। क्या कहेंगे उन लोगों को आप? देखिए, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा जी, कि जब पहला वाला सर्ज आया था हम लोगों का जून जुलाई में, तो हमारे 6,624 मरीज लगभग आते थे एक दिन में। जी। जब दूसरा सर्ज आया सितंबर में तो 7,051 थे। जी। अब नवंबर में ये 9,215। जी। इसका ये मतलब हो गया कि ये वाला सर्ज ज्यादा बड़े किस्म का है, ज्यादा लोग आ रहे हैं। शायद इसका कारण एक और भी है। वो ये है कि हम लोगों ने थोड़ा सा पालन में जो कोविड-19 की जो रेस्ट्रिक्शन थी उसके पालन में थोड़ी ढिलाई बरत दी। थोड़े से कर्व हट गए हैं। जैसे आपने देखा, अनलॉकडाउन काफी कुछ खुल गया है, एक स्कूल छोड़ के बाकी सब शुरू हो गया है, तो धीरे धीरे ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। प्लस हमारी टेस्टिंग भी बढ़ती जा रही है। टेस्टिंग भी हमारी उसी तरीके से बढ़ रही है, चाहे वो
रैपिड एंटीजन टेस्ट हो या वो आरटीपीसीआर हो, दोनों बढ़ते जा रहे हैं। तो इसकी वजह से लगता ये है कि नहीं साहब बहुत ज्यादा केसेस आ गए। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि हम अभी भी सुधर जाते हैं और अपने आप को सहमित कर लेते हैं तो हम इससे बच सकते हैं। दूसरी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि डरने वाली कोई बात नहीं है। तो सरकार ने बेड का अरेंजमेंट अच्छा खासा कर लिया है। आर्मी हॉस्पिटल को भी रोप इन कर लिया है। एमसीडी के भी जो हॉस्पिटल्स हैं, खासतौर से जो हिंदुरा हॉस्पिटल, उसके भी बेड भी ले लिए हैं। इसके अलावा जो 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 दूसरे हॉस्पिटल्स में, खासतौर से जो तिलक नगर में है स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसकी भी बेड ले लिए। तो सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा बेड एक्वायर कर चुके हैं अपने सिटीजन के लिए। तो इसमें देखो चिंता करने वाली बात नहीं है कि हमें बेड नहीं मिलेगा। जी, दिल्ली में कहा जा रहा है कि रैंडम टेस्टिंग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, इससे क्या फायदा होगा? देखिए, रैंडम टेस्टिंग से ये होता है कि हमको ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव केसेस मिल सकते हैं। प्लस हम ये मालूम कर सकते हैं कि हमारा पॉजिटिव रेट कितना चल रहा है। प्लस अगर हम एंटीबॉडीज टेस्ट करते हैं तो हमको मालूम चल सकता है कि हमारे लोगों में कितना संरक्षण आ गया, कितनी एंटीबॉडीज आ गई हैं, और फिर हम उसका किस तरीके से हम सामना कर सकते हैं बीमारी का। जी डॉक्टर मधुर, इससे पहले कि हम पहले कॉलर पर चलें, आज के अखबार की एक खबर पर आपसे चर्चा करना चाहूंगा। एक खबर यह है कि स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार ने ये कहा है कि जिस भी व्यक्ति में, खासकर जो राजधानी में रह रहे हैं, उसमें सामान्य फ्लू के कोई भी लक्षण मिलते हैं, सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, उनके लिए कोरोना की जांच अनिवार्य हो गई है। जी, आप क्या कहेंगे इस पर? ये जो इन लोगों ने बात कही है बिल्कुल सही है। जी, ये चीज हम पहले लागू कर सकते थे, लेकिन हमारे पास पहले इतने संसाधन नहीं थे कि हम हर एक ऐसे व्यक्ति को टेस्ट कर पाते। जी, कोविड-19 का इन्फेक्शन भी एक वायरल इन्फेक्शन है। ये प्रेजेंट वैसे ही करता है, फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं। जी, तो जिस किसी व्यक्ति में ये है, और अब खास तरीके से जबकि हर आदमी बड़ा कैजुअल हो गया है, ये फ्लू लाइक सिम्टम्स, पेट में दर्द, डायरिया, ये दिखाता है कि ये कोविड-19 इन्फेक्शन हो सकता है। तो यदि हम इसको इनिशियली पकड़ लें और हम उसका सही तरीके से इलाज करें तो हम उसके कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। जी, जो भी श्रोता ये कार्यक्रम सुन रहे हैं और उन्हें सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, और वो इस खबर सुनने के बाद उनको ये एहसास हो रहा है इस तरह की जांच के आदेश जो सरकार, दिल्ली सरकार ने दिए हैं, उससे इस बात की आशंका बढ़ गई है उन्हें भी कोरोना हो तो नहीं जाएगा। तो देखिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर समय से आपकी जांच हो जाती है और समय से ये पता चल जाता है कि आप संक्रमित हैं भी, तो आप इलाज के द्वारा भली भांति ठीक हो सकते हैं। अगर जरा सोचिए, आप संक्रमित हैं, आपने अपनी जांच नहीं करवाई, और 10 दिनों के बाद जब आपकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, तब आप जांच कराते हैं, तो शायद चिकित्सकों के हाथ में भी बहुत कम संभावनाएं बचेंगी। इसलिए अगर आपको कोई भी लक्षण है तो आप जरूर जांच करवाइए। डॉक्टर मधुर, यहाँ आईसीएमआर ने एक चेतावनी जारी की है, और आईसीएमआर ने कहा है कि कोविड-19 मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी के अंधाधुंध उपयोग से बचना चाहिए। एक समय ये भी था जब प्लाज्मा थेरेपी को कोविड-19 के इलाज में एक बहुत बड़ी संभावना के तौर पर देखा जा रहा था। अब आईसीएमआर का ये कहना क्या दर्शाता है? देखिए, ऐसा है, हम लोग जब भी कोई नई बीमारी आती है उसके लिए हर पॉसिबल इलाज ढूंढने की कोशिश करते हैं। शुरू में जब ये बीमारी आई थी तो लगता है कि जो पेशेंट ठीक हो गए हैं, उनकी एंटीबॉडीज बन गई है, अगर हम उनका प्लाज्मा देंगे तो पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे और जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन जब ये काफी इस पर रिसर्च हुई, हमारे यहाँ भी इस पर रिसर्च हुई, तो अल्टीमेटली पाया गया कि इसका देने न देने से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। तो आईसीएमआर ने कहा कि इसको नहीं देना चाहिए। लेकिन तब तक लोगों में ये भ्रांति फैल गई थी कि यदि हम किसी कोरोना इन्फेक्टेड, पोस्ट इन्फेक्टेड पेशेंट पे यदि हम उसका प्लाज्मा लेते हैं तो हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये गलत बात थी। इस बात को एम्फसाइज किया जा रहा है, लेकिन यहाँ तो भेड़ चाल है, जो एक बार शुरू हो गया उसको लोग मानते नहीं है और जिद करते हैं डॉक्टर से कि हमको आप प्लाज्मा दो। ये खराब चीज है। जी बिल्कुल। आईसीएमआर ने, डॉक्टर मधुर, आरटीआई के जवाब में कहा है कि नोटों से कोरोना फैलता है या नहीं,
इस बारे में उसके पास कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। आपका अनुभव अब तक क्या कहता है करेंसी नोट से कोरोना के प्रसार को लेकर? देखिए, ये बात मैंने एक बार पहले भी डिस्कस की थी कि जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं एक बार, इतने सारे हमारे पास अदर मीन्स आ गए हैं, तो हमें करेंसी के नोट कम इस्तेमाल करने चाहिए। यदि जहां भी करना है तो अभी तक तो ये कह पाना मुश्किल है कि कितना इन्फेक्शन होता है, कितने दिनों तक रहता है। बेस्ट तो ये है कि यदि आपको नोट मिलता है और आपके पास सैनिटाइजर है, आप उसको सैनिटाइज कर लीजिए, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। यदि आपके पास वहां पर उपलब्ध प्रेस है तो आप गर्म प्रेस भी कर सकते हैं उस पर। ये तरीके हैं उनको सैनिटाइज करने के, अपने हाथ सैनिटाइज कर लीजिए और थोड़ी देर के लिए उस नोट को बाहर छोड़ दीजिए सूखने के लिए। बहुत अच्छी बात डॉक्टर मधुर ने बताई कि आपको कोविड-19 के इस दौर में अगर मगर के फेर में फंसने की बजाय समाधान पर जाना चाहिए। अगर आपको नोटों का इस्तेमाल करना है तो उसको सैनिटाइज करिए, और अगर आप घर में हैं और आयरन है आपके पास तो उस पर प्रेस कर दीजिए ताकि वायरस की संभावनाएं समाप्त हो जाएं। कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से विनोद जी। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार श्री जी। नमस्कार। दीवानपुरा राठ जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से आपका मित्र विनोद कुशवाहा बोल रहा हूँ। श्री जी, मेरा प्रश्न था जी, जो कोरोना महामारी बढ़ती जा रही है जी, तो इसके लिए मतलब जो बुजुर्ग हैं हमारे, इनसे मतलब किस प्रकार बचाव करें? एक घर से तो ज्यादा नहीं, फिर भी मतलब मरीज बढ़ते जा रहे हैं, जैसे बुजुर्ग जो है। संक्रमण के बढ़ते मामले को लेकर चिंतित हैं विनोद जी, और ये जानना चाहते हैं कि इनके घर में जो बुजुर्ग हैं उनको कैसे इस संक्रमण से बचाए रखें, क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है? देखिए विनोद जी, एक बात तो ये है कि आजकल लोगों ने इस बीमारी को थोड़ा सा कैजुअली लेना शुरू कर दिया है। मैं चाहूंगा कि आप जब भी कभी बाहर जाएं मास्क पहने, फ्रीक्वेंटली अपने हाथ धोएं, बाहर से आए तो अपने चप्पल वगैरह बाहर निकाल दें, अपने कपड़े धो लें। आपके जो बुजुर्ग हैं उनसे यदि जहां तक हो सके उनसे बच्चों को दूर रखें, बच्चों को बाहर ना ले जाएं, और खुद भी यदि जाते हैं तो मास्क का प्रयोग करें। और आप अपने बुजुर्गों से कहिए आप भी मास्क का प्रयोग करें और खूब खुले में बैठें, धूप में बैठें, खुले में बैठें, ताकि वेंटिलेशन अच्छा हो और बीमारी की लगने की संभावना कम हो जाए। जी डॉक्टर मधुर, दूसरे कॉलर पर जाने से पहले एक छोटा सा सवाल। आपने बात कही कि बुजुर्गों को खुले में बैठना चाहिए। दिल्ली में जब वायु गुणवत्ता का स्तर थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है, क्या आपकी सलाह है बुजुर्गों के लिए? क्या वो बालकनी में बैठ सकते हैं, छतों पर बैठ सकते हैं? देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा जी कि ये जो गुणवत्ता वाली बात है जी, ये आपने सही कहा, पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब होती है? सुबह के समय, जबकि वो फॉग जो होता है वो हमारे वायुमंडल में अटका सा रहता है, सस्पेंडेड रहता है जी। एक बार जब धूप निकल आती है तो ये सब हो जाता है, और हमारे जो बुजुर्ग हैं वो छत पर बैठ सकते हैं, बालकनी में बैठ सकते हैं, और जहां भी धूप आए उस खुले एरिया में बैठ सकते हैं। कोई अच्छी बात नहीं है, घूम भी सकते हैं, लेकिन सुबह और शाम को जबकि धूप ज्यादा होती है कोशिश करें कि आप घर में ही रहें और बाहर ना निकलें। बिल्कुल ठीक। ओडिशा से बुलू पटनायक जी जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में स्वागत है बुलू जी आपका। सर नमस्कार। नमस्कार। My name is Bullu Patnaik, Anandapur, Keonjhar district, Odisha state. My question is, what is name of 5 symptoms of COVID-19? कोविड-19 के 5 लक्षणों के बारे में जानना चाहते हैं डॉक्टर मधुर जी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आदमी एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है, उसे कुछ भी ना हो, वो भी हो सकता है, और आदमी को बुखार, रनिंग नोज, खांसी, सांस फूलना, ये बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही अब तो पेट में दर्द, हल्की हरारत रहना, ये 4-5 सिम्टम हैं जो कि बहुत कॉमन है। जी बिल्कुल, ये शुरुआती 5 लक्षण हैं, और इसके साथ साथ समय समय पर नए लक्षण भी जुड़ते जा रहे हैं, जैसे कि स्वाद का ना आना, गंध महसूस न करना। जी।
डॉक्टर मधुर, यहाँ एक और चीज आपसे समझने की कोशिश करेंगे। जो दिल्ली के हालात बन रहे हैं, जो संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत मुश्किल है जब अनलॉक अपने लगभग, जैसा कि आपने कहा कि विद्यालयों को छोड़कर बहुत सारी चीजें खुल गई हैं। ऐसे में जब लोग बाहर जाते हैं, बाजार में जाते हैं, ऑफिसेज में जाते हैं, जहां लोगों से मिलना ही है, जहां सुरक्षित दूरी बहुत मुश्किल है, सार्वजनिक परिवहन में, बसों में अब पूरी क्षमता के साथ लोगों को बैठाने की बात कही जा रही है। ऐसे में क्या कुछ विकल्प हैं लोगों के पास जिससे संक्रमण को टाला जा सके? सर जी, विकल्प तो बस ये है कि जब तक जरूरी ना हो, अति आवश्यक ना हो, आप ना जाएं। जी। यदि आप जाते हैं तो आप कोशिश करें कि अपना मास्क बिल्कुल ना उतारें। जी। आप जगह जगह ना छुएं। सैनिटाइजर की छोटी शीशी अपने पास रखें, जहां हो सके अपने हाथ साफ कर लें। जी। और कोशिश करें कि आप लोगों से 2 गज की दूरी बना सकें। बहुत मुश्किल है, पर ये कोशिश करनी पड़ेगी। इसके अलावा बाकी कोई और इसका मुझे तो कुछ और इसका समाधान लगता है। इस समय खुद को प्रेरित करने की जरूरत है और बहुत अच्छी पंक्तियां हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से रिंकी तिवारी जी जुड़ चुकी हैं। रिंकी जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी, स्वागत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद सर नमस्कार। नमस्ते। और डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। नमस्कार। मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कोरोना शहरों में ज्यादा बढ़ रहा है और सर लोग इस पर बताते हैं कि जैसे देहात जो है, मतलब गांव इलाका, वहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है, यानी जनसंख्या कम होती है, इस वजह से यहाँ पे नहीं होता। हम सर मान लेते हैं कि जनसंख्या यहाँ पे कम होती है, लेकिन सर ये बताइए, जब भी लॉकडाउन चला और पूरे प्रदेश मतलब शहर से गाँव आए, एक्चुअली जब गाँव आए तो हमने सर उनसे मिला, सब कुछ किए, और सर ना तो इतना एहतियात तो शहरों की अपेक्षा करते, ना हैंड हाइजीन, ना मास्क, ना वगैरह कुछ भी नहीं होता यहाँ पे हम देखते हैं। तो सर ये बताइए कि जब पॉपुलेशन कम है तो फिर शहरों में इतना क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वहाँ तो सब एहतियात बरते जाते हैं। यहाँ पे वायु मतलब प्रदूषण नहीं है, शुद्ध वायु मिलता है, इसकी वजह से या कोई अन्य कारण? गांवों की तुलना में शहरों में संक्रमण के मामले क्यों ज्यादा बढ़ रहे हैं? रिंकी जी, आपका ये जो प्रश्न है बहुत अच्छा है। मैं आपको इसमें 1-2 चीज ऐड करना चाहूंगा। जी। शहरों में आदमी की जो डेंसिटी, मतलब पर एरिया जितने आदमी रहते हैं, वो गांव की उपेक्षा कहीं बहुत ज्यादा है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग वाली बात पूरी तरीके से लागू नहीं होती है। एक कमरे में 12-12, 15-15 लोग रहते हैं। दूसरी बात क्या है, गांव का खुला वातावरण होता है। जितना वातावरण खुला हुआ, जितनी वेंटिलेशन ज्यादा होगी, ये बीमारी उतनी कम होगी। तीसरी बात यह है कि यहाँ पर लोग सब कुछ फॉलो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ईमानदारी से चूक जाते हैं, इसलिए ये बीमारी शहरों में ज्यादा है। बहुत अच्छी बात डॉक्टर मधुर ने कही कि जगह कम है, कम जगह में बहुत सारे लोग रह रहे हैं और ऐसे में चाहते हुए भी, समझते हुए भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और यही कारण है कि शहरों में कोरोना संक्रमण का जो प्रसार है बहुत तेजी से हो रहा है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से बनारसी चौबे जी जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ, मैंने कि हम यही पूछना चाहते हैं जी कि सर हमारे पैर में सूजन हो रही है और हड्डी टूट गई, उसकी इलाज किए 2 साल हो गया जी। तो उसके वजह से तो ये नहीं मैंने पैर फूल रहा है या कोरोना की वजह से नहीं फूल रहा है, यही हमने समझ में आपसे पूछना चाहते हैं। डॉक्टर मधुर, जैसे जैसे कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे लोगों के जहन में शंकाएं भी बढ़ती जा रही हैं। इनका पैर 2 साल पहले टूटा था, उसमें सूजन हो गया है। अब ये जानना चाहते हैं कहीं इसका संबंध कोरोना से तो नहीं है? देखिए चौबे जी, कोरोना से कोई सीधा संबंध तो इस बात का नहीं है। क्योंकि आपका पैर टूटा था, इसकी वजह तो जब भी ऐसे कभी फ्रैक्चर्स होते हैं तो जो हमारे लिम्फेटिक होते हैं, जो नीचे से खून और प्लाज्मा ऊपर ले जाते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से पैरों में सूजन आ जाती है। आप बहुत देर तक पैर लटका के बैठेंगे, आप बहुत दूर चलेंगे, खून का ड्रेनेज नहीं हो पाएगा ऊपर, तो जो खून आया है पैरों में, उसकी वजह से आपको सूजन हो जाएगी। कोरोना की वजह से ऐसी सूजन नहीं आती। जी बिल्कुल।
पंजाब के पटियाला से रोमा जी जुड़ चुकी हैं। रोमा जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाह रही हूँ कि छठ पूजा आ रही है, अब तो लोग घाट पे नहाएंगे जी। तो फिर उसका क्या इफेक्ट है कोरोना के साथ? और मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि पोल्यूशन कैसे प्रभावित करता है कोरोना को, नेगेटिव और पॉजिटिव? डॉक्टर मधुर, जो इनका पहला सवाल है बहुत ही प्रासंगिक है। लोक आस्था का महापर्व छठ आज से शुरू हो गया है। 4 दिनों का ये महापर्व होता है और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा 20 तारीख को। और इनका सवाल वही है कि जब लोग नदी किनारे घाटों पर अर्घ्य देने जाएंगे, ऐसे में कोरोना संक्रमण बढ़ने के चांसेस भी हैं, क्या सावधानी बरती जाए? देखिए रोमा जी, ऐसा है कि अब ये हमको अपनी सारी आस्थाएं भी रखनी है, सारे पर्व भी हमको अपने निभाने हैं, सारे फेस्टिवल भी करने हैं और हमको कोरोना से भी बचना है। वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जी। अभी जो आप दिल्ली में हाल देख रहे हो जी, वो इसीलिए हुआ था कि हम लोग पहले मजदूर गांव गए, वहां से लौट के आए, अभी दिवाली गई, भैया दूज गया, अभी दशहरा गया, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग कम कर दी, उसकी वजह से ये सब शुरू हो गया। तो बस यही कहना चाहेंगे कि जहां तक हो सके पर्व आप अपने घर पर ही मना सकते हैं। यदि आपको समाज की चिंता है, आपको अपनी चिंता है, आपको अपनी फैमिली की चिंता है, नहीं तो अगर आप वहां जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए और कोशिश कीजिए कि मास्क वगैरह लगा के रहें। और इसके ज्यादा तो और कुछ नहीं, बचाव ही आपको करना है। और अब तो सरकार ने भी कहा है कि अगर हो सके तो आप ये जो छठ वाला जो पर्व है ये आप अपने घर पे बना लीजिए, थोड़ा कम बाहर निकलिए। हम लोग तो यही कह सकते हैं, बाकी तो फिर आपकी अपनी आस्था है। बहुत अच्छी बात डॉक्टर मधुर ने कही। और जो सभी लोग जो पर्व करते हैं या करने की सोच रहे हैं, वो अपने परिवार की खुशियों के लिए करते हैं, परिवार के लोगों की अधिक उम्र के लिए करते हैं, सुख समृद्धि के लिए करते हैं। डॉक्टर मधुर कह रहे हैं कि अगर आपको परिवार की चिंता है, उनके स्वास्थ्य की चिंता है, तो आप ये पर्व अपने घर पे ही मनाइए। क्योंकि अगर आप बाहर जाएंगे, नदी किनारों पे जाएंगे या फिर जगह जगह पर थोड़े समय के लिए जलकुंड बनाए जाते हैं, वहां जाएंगे, वहां भीड़ होगी और संक्रमण हो गया, तो आपका जो पर्व करने का मोटिव है वो कहीं न कहीं धरा का धरा रह जाएगा। डॉक्टर मथुर, इनका दूसरा सवाल ये था कि प्रदूषण का क्या संबंध है कोरोना से? देखिए, ऐसा होता है कि ये तो एक वायरल डिजीज है। वायरस जो होता है वो हवा में रहता है, तो जब स्मॉग होता है तो ये हवा में सस्पेंडेड रहता है। तो जब भी कभी ऐसा मौका आता है कि बहुत पोल्यूशन होता है तो वहां पर ये वायरस सस्पेंड रहता है। और चूंकि सस्पेंड रहता है तो इसलिए जब भी कोई ऐसा मरीज आता है जो कि थोड़ा संभावित होता है अटैक करने के लिए, तो ये इन्फेक्शन उसको भी हो जाता है। जब हमारी एयर साफ होगी, हमारे पोल्यूशन नहीं होगा, तो हमारे ये जितनी भी ऐसी बीमारियां होती हैं वो बीमारी कम होगी। जी बिल्कुल। उत्तराखंड के रुड़की से मरियम जी जुड़ चुकी हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी, अपना सवाल पूछिए आप। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। सर, मेरी एक साल की बहन है जी। गले में खराश हो रही थी और बुखार, तो जैसे हमने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने दवाई दी, कहा कि इसे जुकाम सा हो रहा है। फिर सब कहने लगे कि कल टेस्ट कराएंगे, तो घर से तो ठीक हो गई थी दवाई खाने के बाद। परिवार में कुछ लोग कह रहे हैं कि कल टेस्ट कराएंगे, कुछ कह रहे हैं कि नहीं अब ठीक हो गई है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? कराना चाहिए कोरोना का या नहीं? डॉक्टर मधुर ये जानना चाह रही हैं कि इनके परिवार में 22 वर्षीय एक महिला को गले में खराश और बुखार की समस्या थी। नजदीकी चिकित्सक को इन्होंने दिखाया, उन्होंने दवाई दी, नॉर्मल फ्लू के तर्ज पर इलाज किया, अब वो ठीक हैं। परिवार में कुछ लोगों की राय अलग अलग है। कुछ का मानना है कि इनको कोविड जांच करानी चाहिए, कुछ का मानना है कि अब ये ठीक हो गई हैं तो कोरोना जांच की जरूरत नहीं है। आपसे ये सलाह चाहती हैं। देखिए, ऐसा है, यदि ये महिला इस बीच बाहर गई हैं या ये बाहर से आई हैं या ये नौकरी करती हैं या किसी के कॉन्टेक्ट में आई है जिनको कि कोरोना का इन्फेक्शन था या कहीं मार्केट वगैरह गई वहां से लाई हैं, तो हाँ, इनको कराना चाहिए जी। और वैसे अगर ये सिर्फ घर में थी, इनको तब हुआ है तो थोड़े चांसेस कम होते हैं। लेकिन फिर भी चूंकि कोरोना का इन्फेक्शन राइज पर है,
इससे मैं सलाह दूंगा कि आप कोरोना का टेस्ट करवा लीजिए। जी बिल्कुल। और भारत में बहुत सारी जगहों पर ऑन डिमांड टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। ऑन डिमांड टेस्ट यानी आप चाहते हैं टेस्ट कराना तो आप नजदीकी प्रयोगशाला में जाकर आप कोविड टेस्ट करा सकते हैं। और जो सरकारी हेल्पलाइन नंबर है 1075, आप उस पर भी फोन करके संपर्क करके मन में कोई भी दुविधा है तो आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। राजधानी दिल्ली से शहजान जी जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, सबसे पहले तो नमस्कार करना चाहूंगा डॉक्टर साहब को। नमस्कार जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये है कि WHO ने जब ये कहा कि ये वायरस एरोसोल से नहीं फैल रहा है, तो प्रदूषण में जब ये वायरस कैसे फैल रहा है फिर ये एरोसोल से? जो आप कह रहे हैं कि हवा से नहीं फैल रहा, तो फिर ये हवा का कैसे इसमें फर्क आ रहा है? वायु गुणवत्ता अगर साफ होगी तो वायरस नहीं होगा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए शहनाज जी, ऐसा है कि जो ये कह रहे हैं कि ये प्रदूषण हवा से नहीं फैलता है, इसका ये मतलब हो गया कि एयरबॉर्न नहीं है, पर ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। जब आप बोलते हैं, कुछ करते हैं, एरोसॉल बनता है, तो उसमें ये जो वायरस के पार्टिकल्स होते हैं ये जाते हैं और जगह जगह फोमाइट्स के फॉर्म में जगह जगह डिपॉजिट हो जाते हैं। वहां से ये चांसेस होता है कि आपने कुछ चीज छुई, मुंह पे लगा दिया, चेहरे पे लगा लिया, वहां से इन्फेक्शन अंदर चला गया। तो ये बात तो सही है कि हवा से नहीं फैलता है, लेकिन ये फोमाइट्स हवा में रहते हैं। तो जब पॉल्यूशन होता है तो ये फोमाइट हवा में सस्पेंडेड रहते हैं, नीचे नहीं गिरते हैं। दूसरी बात क्या है कि जब हवा साफ होती है, क्रॉस वेंटिलेशन होता है, हवा चल रही होती है, तो ये जो फोमाइट्स होते हैं ये अपने आप ही बह जाते हैं, कहीं गिर जाते हैं और वायरस खो जाता है। लेकिन अगर नहीं होता है तो ये आपको दोबारा इन्फेक्ट करने के इसके पूरे आपको क्या किसी को भी इन्फेक्ट करने के पूरे चांसेस होते हैं। जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से इरशाद जी जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, पूछना कि इम्यूनिटी पावर ये हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, तो ये हार्ड इम्यूनिटी क्या है? हर्ड इम्यूनिटी के बारे में जानना चाहते हैं इरशाद जी। अच्छा। देखिए इरशाद जी, ऐसा होता है, हर्ड इम्यूनिटी मतलब होता है कि एक बार वायरस आया और हमारी पॉपुलेशन में समा गया। जब उसने 60% लोगों को बीमार कर दिया, उसके बाद धीरे धीरे करके उसकी खुद इन्फेक्ट करने की क्षमता कम हो गई और लोगों में उसके प्रति एंटीबॉडीज, उसके प्रति वो तत्व बन गए जो उसको आगे आने से रोकते हैं। इसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। लेकिन उसको आने में समय लगता है, तब तक इन्फेक्शन का रेट ऐसे ही चलता रहता है। जी बिल्कुल। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कहा है कि वो बहुत ही भयावह स्थिति होगी अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 135 करोड़ की आबादी वाले इस देश में अगर 60 से 70% लोग संक्रमित हो जाते हैं तो मृत्यु भी बहुत ज्यादा होगी। ऐसे में प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, हमें इसी पर अमल करने की जरूरत है। चलते चलते क्या संदेश देंगे डॉक्टर मधुर आप? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि अब हम लोग 9 महीने के लगभग के बल्कि 11 महीने के सफर में जो हम लोग देख रहे हैं कि कैसे कैसे ये वायरस बिहेव करता है, हमें कैसा बचाव करना है, तो फिर भी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट रह जाती है कि वैक्सीन तो अभी आएगी, तब लगेगी, तब तक हमको बचाव करना है। हमको अभी भी वही बचाव करना जो हम पहले कर रहे थे, अर्थात 2 गज की दूरी, मास्क लगाना, हाथ सैनिटाइज करना, और जब तक बहुत अति आवश्यक काम ना हो बाजार नहीं जाना। बाकी एक बार रोकथाम करेंगे तो हम लोग को उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। डॉक्टर मधुर, आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो जैसा कि डॉक्टर मधुर बता रहे हैं कि इस समय जीवन में संक्रमण मुक्त रहने के 3 ही मूल मंत्र हैं। मास्क लगाइए, सुरक्षित दूरी का पालन करिए और अपने हाथ और मुंह को बार बार साबुन पानी और सैनिटाइजर से सैनिटाइज करते रहिए। स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए, संक्रमण से बचे रहिए। नमस्कार।
कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर मधुर यादव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।